बच्चों, मैं अब पता नहीं कब तक जिंदा रहूं, कब मर जाऊं। मेरे बाद सारी जिम्मेदारी अनमोल के ऊपर ही रहेगी। ऐसा मत कहिए पिताश्री, आपके बिना तो हम अनाथ हो जाएंगे। बेटा, अब तुम्ही को सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे पास मात्र 2 बीघे जमीन है। तुम्हें उसी पर खेती करके अपना और अपनी बहन चंदा का भरण पोषण करना होगा। तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसकी चिंता ना करें पिताश्री, आपकी तरह मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। और हाँ, तुम्हारे ऊपर चंदा का विवाह करने का भी बोझ है बेटा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर इतना बोझ डालकर जा रहा हूँ। जी पिताजी, मैं चंदा का विवाह एक संपन्न परिवार में ही करूंगा। अंत में मेरी एक बात का खास ख्याल रखना बेटा। मैं पास के जंगल में एक तालाब के पास जाकर रोज मछलियों को आटे की मीठी गोलियां खिलाता हूँ। मेरी इच्छा है तुम भी हर रोज जाकर उन मछलियों को मीठी गोली खिलाना। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा पिताश्री। कुछ दिनों बाद शिव गोविंद की मृत्यु हो गई। गांव वालों की मदद से उसका अंतिम संस्कार किया गया। आज अनमोल और चंदा के घर में बिल्कुल सन्नाटा था। अनमोल ने अपनी बहन से कहा, पिताजी की मृत्यु ने तो मुझे कमजोर कर दिया है। चंदा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम चिंता ना करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। हम खेतों में कड़ी मेहनत कर लेंगे। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम खेतों पर ही निर्भर रहें। हमें और कोई उपाय सोचना होगा। और तुम्हारी शादी भी तो करनी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने लगूंगा। अनमोल अपनी बहन को तो सांत्वना दे रहा था, लेकिन वह मन ही मन परेशान था। वह अपने गांव के ही एक व्यक्ति के पास पहुंचा, जो उम्र में काफी बड़े थे। काका, मुझे चंदा के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढना है। अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो बताओ। रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे बेटा, लेकिन तुम्हें दहेज देना पड़ेगा। और अच्छा वर खोजना है तो और भी अच्छा दहेज देना होगा। बस दहेज ही तो ना दे सकूंगा काका, बाकी खाने पीने की व्यवस्था एक नंबर होगी। परेशानी ये ना है बेटा, परेशानी तो ये है कि कोई बिना दहेज के ब्याह नहीं करता। आप वर खोजने में मेरी मदद करो काका, मैं दहेज का भी इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। अनमोल ने काका से तो यह कह दिया था कि वह दहेज का इंतजाम कर लेगा, लेकिन वह मन ही मन बहुत परेशान था। अब मेरे पास खेत गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यही सब सोचते सोचते वो सेठ जी के घर जा पहुंचा और सेठ जी से मिलकर उनसे कहने लगा, सेठ जी, मुझे धन की आवश्यकता है। आप तो जानते ही हैं, मुझे अपनी बहन का ब्याह करना है, इसीलिए मुझे धन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे खेत गिरवी रख लीजिए, मुझे कुछ धन दे दीजिए। अरे अनमोल, तुम्हारे पास खेत है ही कितना? सिर्फ 2 बीघे, और 2 बीघे में तो मैं तुम्हें कितना धन दे पाऊंगा? मुझे नहीं लगता उतना धन तुम्हारे बहन के विवाह के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इतना धन दे दीजिए जिससे मैं अपनी बहन का ब्याह कर सकूं। बेटा, वैसे तो 2 बीघे गिरवी रखकर ज्यादा कीमत तो नहीं बनती, लेकिन तुम्हारे पिता से मेरी अच्छी जान पहचान थी, तो मैं तुम्हें 2 लाख की कीमत दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी ने उसकी बात मान ली थी, जिससे अनमोल बहुत खुश था और वह प्रसन्नता के साथ घर लौट आया और काका के द्वारा रिश्ता खोजने का इंतजार करने लगा।
कुछ दिनों बाद सुबह सुबह ही अनमोल काका के पास जा पहुंचा। काका, क्या कोई रिश्ता मिला? हाँ बेटा, पास के गांव में एक अच्छा परिवार रहता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बस दहेज देना होगा। मैंने दहेज का भी इंतजाम कर लिया है काका, बस आप बताओ रिश्ता पक्का करने कब जाना है? दहेज इकट्ठा कर लिया है तो तुम चाहो कल ही चलो। ठीक है काका, कल ही चलते हैं। मैं यह चंदा को बताऊंगा तो वह बहुत खुश होगी। दूसरे दिन ही जाकर अनमोल ने अपनी बहन चंदा का रिश्ता पक्का कर दिया और मिठाई का डब्बा लेकर घर लौटा और चंदा को आवाज देते हुए कहा, चंदा, अरे चंदा, कहाँ है तू? ये देख, मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, जल्दी से आकर मुंह मीठा कर। अरे भैया, मिठाई लेकर आए हो? कैसी मिठाई है? मैं तेरा ब्याह तय कराया हूँ, बहुत अच्छा परिवार है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। लेकिन भैया, बिना दहेज के तो कोई ब्याह नहीं करता। इतना दहेज कहाँ से लेकर आओगे? तू उसकी चिंता मत कर, मैंने इंतजाम कर लिया है। इतने पैसों का कैसे इंतजाम किया है, मुझे भी बताओ। अच्छा, चिंता मत कर, मैं बताता हूँ। मैंने 2 बीघे जमीन सेठ के यहाँ गिरवी रख दी है। गिरवी रख दी? लेकिन क्यों? अगर खेत नहीं होंगे तो खाओगे क्या? तू उसकी चिंता मत कर, मैं जल्दी ही मेहनत करके अपनी जमीन छुड़वा लूंगा। तू चिंता मत कर, बस मुंह मीठा कर। कुछ ही दिनों में अनमोल ने चंदा का ब्याह बहुत धूमधाम से कर दिया। अब वह घर में अकेला ही रहता था और कोई काम धंधा भी करने नहीं जाता। एक दिन उसका मित्र किशन उससे मिलने आया। अरे अनमोल, कब तक तुम ऐसे ही घर में पड़े रहोगे? उठो और कोई काम धंधा किया करो। क्या काम धंधा करूं किशन? मेरी जमीन तो सेठ के यहाँ गिरवी है, अब तो सेठ के नौकर चाकर ही वहाँ जाते होंगे। ऐसे हिम्मत मत हार, अपने खेतों पर ना सही दूसरों के खेतों पर मेहनत मजदूरी कर। जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो सेठ से अपने खेत छुड़वा लेना। हाँ, वैसे तू बात तो सही कह रहा है, मेहनत नहीं करूंगा तो खेत कैसे छुड़वाऊंगा? और हाँ, काका तेरे लिए रिश्ता खोज रहे हैं और वो तेरा ब्याह करवाना चाहते हैं। लेकिन तू तो जानता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, अब अपना पेट पालना मुश्किल है तो किसी और का क्या पेट भरूंगा? तेरी बात तो सही है, लेकिन चंदा के बाद तू बहुत अकेला है। किसी के आ जाने से तुम अकेला नहीं महसूस करोगे। ठीक है, अगर काका मेरा भला सोच रहे हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपने मित्र की बात मानकर अनमोल दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगा और अपनी आजीविका चलाने लगा। कुछ दिनों बाद उसका विवाह भी हो गया। अब वह अपने साथ साथ अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता। कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और अक्सर घर में लड़ती झगड़ती रहती। ना जाने मेरी शादी तुम जैसे गरीब भिखारी से कैसे हो गई। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। ऐसा क्यों कहती हो शीला? क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था कि मेरे हालात उतने अच्छे नहीं हैं? अगर हालातों के बारे में पता होता तो मैं तुमसे ब्याह कभी ना करती। शीला की बातों से अनमोल अक्सर परेशान रहता, लेकिन वह मीठी गोलियां मछलियों के लिए रोज बनाता। पिताजी की कही हुई बात को मैं कभी नहीं टालूंगा। हर रोज मछलियों को मीठी गोलियां खिलाऊंगा, चाहे जो हो जाए। आज भी वह आंगन में बैठकर आटा गूंथ रहा था मीठी गोलियां बनाने के लिए, लेकिन उसके घर में गुड़ खत्म हो गया था
तो उसने सादी ही गोलियां बना ली। सादी गोलियां बनाते समय वह बहुत दुखी हो गया था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके आंखों से कुछ आंसू टपककर उस आटे की गोलियों में मिल गए। अनमोल आटे की गोलियां बनाकर उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां पर वो तालाब था और वह सब मछलियां रहती थी। जब उसने आटे की गोलियां तालाब में डाली और किसी मछली ने वो गोली खाई तो वह तालाब के ऊपर आकर कहने लगी, आज चारा मीठा नहीं नमकीन है। मछली को मनुष्यों की तरह बात करते सुना तो अनमोल आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, मछली रानी, बात तो असली में यह है कि आज मेरे घर में गुड़ खत्म था। आटे की गोलियां बनाते समय जरूर मेरी आंख से आंसू आटे में गिरे, इसीलिए यह नमकीन है। क्यों भाई, ऐसी क्या परेशानी है जो तुम्हारे आंखों से आंसू छलक पड़े? बात यह है कि मेरे खेत सेठ के यहाँ गिरवी हैं। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके मैं इतना धन नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकूं। बस इसी वजह से मेरा मन दुखी रहता है। भाई, तुम इतने समय से हमें खाना खिला रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मछली ने तालाब में गोता लगाया और जब वह बाहर निकली तो उसके मुंह में एक मोती था। वह मोती अनमोल को देकर बोली, भाई यह लो ये मोती, यह बहुत कीमती है। अगर तुम इसे बाजार में बेचोगे तो तुम्हें इसकी बहुत कीमत मिलेगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या यह इतनी कीमती है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मछली रानी। मछली का धन्यवाद करके अनमोल अपने सेठ की तरफ चल पड़ा। अब वह बहुत खुश था। सेठ जी, मैं यह कीमती मोती लाया हूँ। आप इसे बाजार में बेचने में मेरी मदद करेंगे? यह मोती तो बहुत कीमती लगता है, तुम यह मुझे दे दो, मैं बाजार में इसे बेच दूंगा। ठीक है सेठ जी, लेकिन आप मुझे इसकी क्या कीमत देंगे? 5 लाख रुपए और तुम्हारे गिरवी रखी जमीन भी छोड़ दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप वो रकम मुझे दे दीजिए। इतने पैसे पाकर अनमोल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह प्रसन्नता से घर आया और अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहा, शीला, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे क्या है, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे आओ तो सही, यह देखो, तुम खुश हो जाओगी। इतनी सारी रकम, यह कैसी रकम है और आपके पास कैसे आई? मैं जिन मछलियों को मीठी गोली खिलाता हूँ, उन मछलियों में से एक मछली मनुष्यों की तरह बोलती है और उसी मछली ने मुझे एक बेशकीमती मोती दी थी, जिसे बेचकर मैंने अपने खेत गिरवी से छुड़वा लिए और मुझे इतनी रकम भी मिली। चलो, मछलियों को खिलाने का कुछ तो फायदा हुआ। अब हम बहुत धनी हो गए हैं। हाँ, हम धनी तो हो गए हैं, लेकिन शीला, तुम बचा बचा कर पैसे खर्च करो ताकि यह रकम लंबे समय तक चल सके। अनमोल और उसकी पत्नी ने उन पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदी। अब वो बहुत धनी हो गए थे, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अनमोल अक्सर चिंतित रहता और अपनी पत्नी से भी कहता रहता, मुझे डर है कि कहीं हम पहले की तरह गरीब न हो जाएं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप तो बस यूं ही चिंता करते रहते हैं। शीला ने अनमोल की बात नहीं मानी और बेफिजूली करती रही। फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों फिर से गरीब हो गए। मैं कहता था कि संभाल कर पैसे खर्च करना, वरना हम गरीब हो जाएंगे। वैसा ही हुआ ना?
देखो, मेरे पास एक उपाय है कि हमें थैली भरकर पैसे नहीं, संदूक भरकर पैसे मिलेंगे। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम फिर से अमीर हो सकते हैं? देखो, हमें वो तालाब वाली मछली पकड़कर नगर के राजा को बेचना होगा। हमें पूरा भरोसा है कि महाराज उस बोलने वाली मछली को अवश्य ले लेंगे और हमें मुंह मांगी कीमत भी देंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस मछली ने तो हमें धनवान बनाया था। तुम चाहती हो मैं उसी मुसीबत में डाल दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, फांसी लगा लूंगी या उसी तालाब में जाकर मर जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसी बातें मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गिरधर और उसकी पत्नी उस मछली को पकड़ने के लिए अपने साथ एक जाल लेकर गए और जैसे ही उन्होंने उस जाल को तालाब में डाला तो वह मछली तुरंत जाल में फंस गई। दोनों उस मछली को लेकर अपने घर लौट आए और उस बोलने वाली मछली को पानी के एक जार में रख दिया। अगले ही दिन सीला वह मछली लेकर राज दरबार जा पहुंची और रानी को वह मछली दिखाते हुए बोली, रानी जी, यह देखिए, यह एक अद्भुत मछली है। लेकिन यह तो एक साधारण सी मछली है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे अद्भुत बता रही हो? महारानी जी, ये मछली मनुष्यों की भाषा बोलती है। क्या अगर ऐसा है तो इसे कहो मुझे भी कुछ बोलकर दिखाए। अरे मछली रानी, कुछ बोलकर सुनाओ। लेकिन मछली ने कुछ भी नहीं बोला। मछली ने कुछ नहीं बोला तो सीला कहने लगी, तो महारानी जी, आप इस मछली को आज शाम के भोजन में पका कर खाओ। नहीं नहीं महारानी जी, आप मुझे भोजन मत बनाइए। आप जब भी कहेंगी मैं आपको बोलकर दिखाऊंगी। सचमुच यह तो बहुत अद्भुत मछली है। इस मछली की जगह तो इस राजमहल में ही है। तुमने इसे यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। इसके बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम पूरा जीवन बैठकर खाओगी। महारानी ने उस मछली को अपने महल में रखवा लिया और सीला को ढेर सारा धन दिया। अब पूरे नगर में यह बात फैल गई थी कि राज दरबार में एक बोलने वाली मछली है। सीला तो अधिक धन पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अनमोल बहुत दुखी था। वह जब एक रात सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा जिसमें उसके पिताश्री उससे कह रहे थे, बेटा अनमोल, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हें मछलियों की सेवा करने के लिए कहा था और तुमने उन मछलियों में से एक मछली राजा को बेच दी, वो भी जिसने तेरी मदद की थी। अपने पिता को स्वप्न में देखकर अनमोल की नींद टूट गई और वह बिस्तर पर बैठ गया। मैं निश्चय करता हूँ, मैं उस मछली को राजा के महल से निकालकर तालाब में जरूर छोड़ूंगा और अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। यह निश्चय करके अनमोल ने एक ऋषि का भेष बनाया और राजमहल जा पहुंचा। वहां जाकर वो महाराज के सामने उपस्थित हुआ तो महाराज कहने लगे, आइए रिसीवर, महल में आपका स्वागत है। राजन, मैंने सुना है आपके महल में एक बोलने वाली मछली है, जो मछली मनुष्यों की भाषा बोलती है। जी साधु महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वो अद्भुत मछली मेरे ही महल में है। राजन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक परामर्श देना चाहता हूँ। बताइए साधु महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, आपकी वह बोलने वाली मछली आपके व आपके परिवार के लिए बहुत अशुभ है। उस मछली के कारण आपके परिवार पर मुसीबत आ सकती है। मेरी मानिए तो उस मछली को जल्द से जल्द तालाब में छोड़ आइए, जहाँ से वह पकड़ी गई थी। किंतु वह मछली हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकती है?
मुझे नहीं लगता वह मछली हमारे लिए खतरनाक है। राजन, मेरा काम आपको सावधान करना था, आगे आप जानो। यह कहकर अनमोल वहां से चला गया और महाराज सोच में पड़ गए। साधु महाराज की बातों ने तो मुझे चिंतित कर दिया है, किंतु वह मछली बहुत प्यारी है, मैं उसे महल से बाहर नहीं जाने दूंगा। फिर महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, कल मैं अशोक वन में शिकार खेलने जाऊंगा, तो मेरे जाने की सारी तैयारी हो जानी चाहिए। महाराज अपने घोड़े के साथ जब शिकार करने के लिए जंगल की ओर पहुंचे तो अनमोल ने वहां पर एक गड्ढा खोद दिया था और उस गड्ढे के ऊपर बहुत सारे पत्तों व पेड़ पौधों से उसे ढक दिया था। जब महाराज उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनका घोड़ा उस गड्ढे में जा गिरा और महाराज भी गड्ढे में गिर गए। उनके सैनिकों की मदद से महाराज बाहर निकले। फिर महल आकर उनका उपचार किया गया। साधु महाराज ने बिल्कुल सही कहा था कि यह मछली मेरे लिए अशुभ है। महल में और भी कई ऐसी चीजें हुई जिससे महाराज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। यह बात फिर से एक बार सच हो गई कि यह मछली हमारे लिए अशुभ है। मैं इसे उसी तालाब में डाल दूंगा जहां से यह लाई गई थी। महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिकों, महल की मछली को उसी तालाब में वापस डलवा दिया जाए जहां से लाई गई थी। यह मेरा आदेश है। वह मछली फिर से उसी तालाब में डलवा दी गई। एक दिन अनमोल उस मछली से मिलने पहुंचा तो मछली ने अनमोल से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे ही कारण मैं महल से आजाद हो पाई हूँ, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे ही कारण मैं उस कैद में गई थी। मुझे माफ कर दो प्यारी मछली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं अब यह घटिया काम दोबारा नहीं करूँगा। तुमने मुझे बहुत लंबे समय तक भोजन करवाया है, बस इसी कारण मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अनमोल को इस बात का दुख था कि उसकी वजह से मछली को बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने राजा के महल से मछली को आजाद करवा दिया।